हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम 25 जून शिफ्ट 2 के जेई मेंस के पेपर के एनालिसिस के साथ हैं। और ये मेमोरी बेस्ड पेपर है जिसमें 18 क्वेश्चंस हैं और हम उन्हीं का डिफिकल्टी लेवल, उनका चैप्टर्स क्या है, कौन सी क्लास के चैप्टर पर बेस्ड है, कितना टाइम हम इस पे दे सकते थे, इन सब की बातें करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आप चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलो अब अपन अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन जो आप अपने यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक बार फिर से सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है। तो हमने 3 शिफ्ट्स का एनालिसिस पहले से किया है और हमें उसमें सीक्वेंस सीरीज का बहुत अच्छा वेटेज देखने को मिला था। इसमें भी आप देख सकते हैं ये सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है, लेकिन इस बार एपी या जीपी यूज नहीं करके इन्होंने एजीपी यूज करी है। तो निकालने के लिए हम आंसर क्या करेंगे, तो हम इस सीरीज को 1+2 3 की पावर 1 3 into 3 की पावर 2 इस फॉर्म में आगे कंटिन्यूसली लिख सकते हैं 10 into 3 की पावर 9 तक। अब हम इस सीरीज को s को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे टर्म्स को हम आगे शिफ्ट करेंगे। ये 1 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 into 3 की पावर 1 भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह 9 इंटू यहाँ पर जो पीछे 3 की पावर 8 रहा होगा ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 10 into 3 की पावर 9 ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब एजीपी में ये प्रोसेस करने के बाद हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो -2s की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1+3+3 स्क्वायर से लेकर 3 की पावर 9 तक। तो यहाँ ये 10 टर्म्स मिल जाएंगे आपको जो जीपी में है। और माइनस में आपके पास इसके साथ आ जाएगा 10 into 3 की पावर 10। और जीपी आप सब सॉल्व कर सकते हैं। तो जीपी सॉल्व करने के लिए जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये 2s बेसिकली ऐसा बन जाएगा 10 into 3 की पावर 10, और माइनस में ये जीपी का सम, जो जीपी के फॉर्मूला लगाने पर कुछ इस तरह से आपके पास आ जाएगा, है ना। तो इसमें एलसीएम वगैरह कैलकुलेट करेंगे, तो ये 4s बराबर 20 into 3 की पावर 10 माइनस 3 की पावर 10+1, ऐसी फॉर्म ले लेगा, है ना। तो ये जो अपना फाइनल एक्सप्रेशन बन गया है, अब ये 4s आपके पास 19 into 3 की पावर 10+1 आ जाएगा, और अब हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको एजीपी आती थी तो ये बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जीपी का, जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे हम इजी टू मॉडरेट कैटेगरी के अंदर रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसके आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले पर हम आते हैं, और इसकी एक बार मैं फॉन्ट साइज थोड़ी इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से विजिबल हो जाए। जस्ट अ सेकेंड। ओके। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि इसके केस के अंदर आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन दे रखा है। tan इनवर्स के अंदर आपके पास cos में है 15 पाई/4 - 4, और अपॉन में आपके पास दे रखा है साइन ऑफ पाई/4। तो इसके अंदर हम पहले ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री यूज करने के बाद हम इसके अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। तो अभी के लिए हम cos 15 पाई/4 को लिखने का एक और तरीके की बात करेंगे। तो आप cos थीटा लिखें, या फिर अगर आप cos 2 पाई माइनस थीटा लिखें, बात सेम होती है। तो आप cos 15 पाई/4 लिखेंगे या cos 2 पाई माइनस 15 पाई/4 लिखेंगे, बात सेम है। और इसका आउटपुट cos पाई/4 के बराबर आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए आप पाई/4 को यहाँ पर थीटा अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि नीचे भी साइन पाई/4 है। तो ये cos थीटा -1 अपॉन साइन थीटा बन जाएगा। इसमें आप हाफ एंगल फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो ऊपर -2 साइन स्क्वायर थीटा/2 ऐसा बन जाएगा, और नीचे 2 साइन थीटा/2 cos थीटा/2 साइन थीटा को ओपन कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये सिंप्लीफाई होकर आपके पास tan इनवर्स के अंदर बन जाएगा माइनस ऑफ tan थीटा/2। और tan इनवर्स एक ऑड फंक्शन है, तो इससे माइनस साइन बाहर आ जाएगा। तो ये माइनस के अंदर tan इनवर्स tan, और थीटा/2 बन जाएगा आपका पाई/8, क्योंकि थीटा पाई/4 था। अब ये tan इनवर्स tan सॉल्व हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा माइनस का पाई/8। तो ये ट्रिग्नोमेट्री और थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, तो मेरे हिसाब से इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में हम इसको रख सकते हैं। बस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अच्छे से पता होनी चाहिए, और थोड़ा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की नॉलेज कि क्यों हमने tan इनवर्स tan पाई/8 को पाई/8 रखा है। तो पहला क्वेश्चन हमारा 11th क्लास का सीक्वेंस सीरीज पर बेस्ड था, और सेकंड वाला जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा 11th प्लस 12th ट्रिग्नोमेट्री प्लस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री माना जा सकता है। तो अभी तक के जो दोनों क्वेश्चंस हैं ये इजीली डुएबल है, और अगर आप इसे थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ करेंगे तो हम इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं कि इसका लेवल हमारे पास
किस तरह से रहेगा। तो इसकी साइज को थोड़ा सा पहले इंक्रीज कर देते हैं। तो आपके पास इसके अंदर वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? 2 साइन 12 डिग्री माइनस साइन ऑफ 72 डिग्री की। तो ये अगेन प्योरली ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पर एक चीज थोड़ी सी जो स्ट्राइक करनी चाहिए थी, ये कुछ ऐसी है कि आप 12 डिग्री को ऐसे लिख सकते हो 72 माइनस 12। 72 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर आपके पास ये साइन 72 डिग्री ये इस तरह से इन्वॉल्व था। तो आप इसको इस तरह से थोड़ा सा ब्रेक कर सकते थे। सॉरी 72 माइनस 60, तो 72 में से 60 हटाएंगे तो 12 आ जाएगा। अब साइन ए माइनस बी का एक्सपेंशन यूज करके अगर आप इसे खोलेंगे तो ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इसमें ये इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। और साथ में एक माइनस का साइन 72 डिग्री थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। अब cos 60 आपको पता है ये हाफ के बराबर होता है, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन 72 बन जाएगा। और cos ये साइन 60 आपको पता है √3/2 होता है, तो ये माइनस के अंदर √3 cos 72 आ जाएगा और बाहर एक माइनस का साइन 72 है। अब साइन 72 कैंसिल हो गए। और बेटा ट्रिग्नोमेट्री में आपको दो एंगल्स रटवाए जाते हैं कि cos ऑफ 36 डिग्री ये √5 + 1/4 होता है, और साइन ऑफ 18 डिग्री जो कि cos 72 के बराबर है हमारे लिए इस क्वेश्चन में, ये √5 - 1/4 होता है। तो आपको ये वैल्यू पता है तो आप इसके अंदर इजीली पुट करेंगे और -√3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन सेकंड आ जाएगा। तो ये भी 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन है और ये इजी क्वेश्चन है। आपको साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला जो है ये अच्छे से पता होना चाहिए था। ठीक है, तो इसके अंदर एज सच कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए और आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे, है ना। नेक्स्ट वाला हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जैसा कि आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पर बेस्ड है ना, क्योंकि डिजिट नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर इन विच एग्जैक्टली 2 डिजिट्स आर सेम। तो 3 डिजिट नंबर्स कुछ इस टाइप के होते हैं और आपसे पूछा है कि इसमें से कितने इस टाइप के 3 डिजिट नंबर्स हैं जिसके अंदर एग्जैक्टली 2 डिजिट सेम है। तो या तो क्या हो सकती है 3 डिजिट नंबर में, टोटल आपके पास 900 3 डिजिट नंबर है। कहाँ से कहाँ? 100 से लेकर के 999 तक 900 3 डिजिट नंबर्स है। अब इसमें या तो सारे के सारे डिस्टिंक्ट होंगे, ऑल डिस्टिंक्ट डिजिट्स, नो रिपीटेशन, या फिर ऐसा हो जाएगा कि 2 डिजिट्स आइडेंटिकल हो जाएंगी जिस जो इसमें क्वेश्चन में पूछा से कितने नंबर है, या तीनों ही डिजिट सेम हो जाएंगे। तो हम टोटल 900 में से डिस्टिंक्ट नंबर्स और 3 डिजिट वाले हटा देते हैं तो 2 डिजिट सेम वाले बच जाएंगे हमारे पास। 3 डिजिट सेम वाले कितने नंबर्स हैं? 9 नंबर्स ही हैं, 111 222 333 से लेकर 999 तक। और ऑल डिजिट्स डिस्टिंक्ट के लिए हम मल्टीप्लिकेशन रूल लगा सकते हैं। फर्स्ट प्लेस पे हमारे पास 1 से लेकर 9 तक 9 चॉइसेस है, फिर एक डिजिट यूज हो जाएगी लेकिन अब आप 0 को रख सकते हो, तो अब आपके पास वापस अभी भी 9 चॉइसेस रहेगी क्योंकि अब 0 आ गया है। अब एक डिजिट और यूज हो जाएगी तो अब 8 चॉइसेस रहेगी, तो 9 × 9 × 8 अगर आप करोगे तो आपके पास 648 आ जाएगा। तो 900 में से 9 और 648 हटाएंगे तो आंसर 243 आ जाएगा। तो ये आपका क्लास 11th का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है जो वाकई में काफी इजी है। आप केसेस बना के करते तो उस केस में भी आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाता। तो ये किस तरह का क्वेश्चन है जो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे और इसके अंदर आप स्कोर भी कर सकते थे अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप है तो भी, और अगर ये सिंगल चॉइस टाइप का क्वेश्चन है तब भी। तो आई बिलीव ये वाला क्वेश्चन आपसे होना चाहिए था अगर आप शिफ्ट में थे तो, और अभी भी आई होप बच्चों से जो इसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं उनसे ये होना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन जो है इसके अंदर आपको कोफिशिएंट निकालना है, तो ये बाइनोमियल का क्वेश्चन हो गया, लेकिन ये जो अंदर आपके पास सीरीज दे रखी है ये सीरीज खुद के अंदर एक जीपी है, 5 + x⁵ 500, फिर x × 5 + x⁵ 499, फिर x² × 5 + x⁵ 498, ये चलता जा रहा है x⁵ 500 तक। तो अगर आप टर्म बाय टर्म आगे मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पिछले टर्म को हमने x/1 + x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहले आपको ये जीपी सॉल्व करनी है। तो ये सिर्फ बाइनोमियल का नहीं, ये सीक्वेंस सीरीज, बहुत सारे सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चंस आए हैं अभी तक, तो ये सीक्वेंस सीरीज प्लस बाइनोमियल का क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप की कैटेगरी में डाल सकते हैं क्योंकि आपको ये क्लिक करना चाहिए कि ये जीपी और ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट है बेसिकली, एग्जैक्टली डिफिकल्ट भी नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर आपके पास 5 + x⁵ 500 से x⁵ 500 तक टोटल 501 टर्म्स है। तो आपका फर्स्ट टर्म ऐसा हो जाएगा, ये आपका a है। अब आप यहाँ पे 1 - r की पावर में क्या कर देंगे n, और नीचे आपके पास आ जाएगा 1 - r।
एलसीएम लेकर अगर आप बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर कुछ ऐसा आएगा, 1 प्लस एक्स यहाँ पर आ जाएगा 501। तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स आ ही रहा है, सॉरी 5 प्लस एक्स, मैंने 1 प्लस एक्स लिख दिया, यहाँ 5 प्लस एक्स है, ये थोड़ा सा चेंज कर देना। तो यहाँ x अपॉन 5 प्लस एक्स से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है लगातार, तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 प्लस एक्स की पावर 501 आएगा आपके पास, है ना। और दूसरे केस के अंदर अगर आप यहाँ पर ऐसा देखेंगे तो इसके केस के अंदर, चलो एक बार एलसीएम लेकर इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं वापस ताकि चीजें क्लियर हो। तो 1 माइनस यहाँ 501 अंदर लिख दिया, ये बाहर आएगा, तो एक बार रीराइट कर लेते हैं। 5 प्लस एक्स 1 माइनस आर की पावर में क्या आ जाएगा हमारे पास n, तो ये पूरी पावर इसी पर है। और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 5 प्लस एक्स, कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ एलसीएम लेकर इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में 5 बचेगा आपके पास, और ऊपर सब कुछ कैंसिल होने के बाद आई बिलीव कुछ ऐसी फॉर्म आएगी, 5 प्लस एक्स की पावर 500 माइनस एक्स की पावर 500। इसमें आपको एक्स की पावर 101 ढूंढना है ना, तो इसमें x की पावर आपको 101 ढूंढना है। यहाँ तो x की पावर 501 है, इसमें तो कुछ मिला नहीं। इसमें जनरल टर्म के थ्रू आप x की पावर 101 लिखेंगे तो ये 501c 101 है ना, x की पावर 101 और 5 की पावर में यहाँ पर आपके पास 400 ऐसी फॉर्म आ जाएगी। लेकिन ये नहीं भूलना है आपको कि डिनोमिनेटर में भी 5 है, तो ये कैंसिल होके 5 की पावर 399 बन जाएगा, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एंड आई होप इससे हमें कुछ सीखने को मिला हो। है ये भी क्लास 11th का ही, जो सीक्वेंस एंड सीरीज और बाइनोमियल थ्योरम पर बेस्ड है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं, सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन में अगर आपको मैग्नीफाई करके दिखाऊं तो कुछ इस तरह का है, बट इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन पूरी तरह से प्रिंटेड नहीं है जहां से हमने उठाया। तो मैं एक बार सॉल्यूशन में जाकर इसको एग्जैक्ट क्वेश्चन वाली फॉर्म लेकर आता हूँ, क्योंकि ये Z1 अपॉन Z2 इस तरह से ब्रेक हो गया है, तो Z2 के ऊपर कोई बार थी या क्या लगा हुआ था वो हमें एग्जैक्टली देखना पड़ेगा, है ना। तो एक बार अपन इसमें देख लेते हैं कि इसकी एग्जैक्ट फॉर्म थी क्या। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको इतना दे रखा है, तो मैं जितना दे रखा है वो एक बार समराइज कर लेता हूँ। तो कुछ इस फॉर्म में दे रखा है, ओके, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन भी आ गया हमारे पास। तो Z1 जो है ये आपके पास Z1 किसके बराबर है, Z1 बार आयोटा Z2 बार के बराबर है, ऐसा। और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, और यहाँ पर ये बार मिसिंग है क्वेश्चन में, Z2 बार, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ये किसके बराबर आ जाएगा यहाँ पर, ये पाई के बराबर आ जाएगा इस तरह से। तो ये वाली चीजें जो है, ये चीजें आपको ऑलरेडी गिवन है, और अब आपको आर्ग्यूमेंट जानना है Z1 का और Z2 का क्या आर्ग्यूमेंट होगा, ऐसा कुछ। तो पहले हम यहाँ पर फर्स्ट केस में, क्योंकि Z1 Z2 की बात हो रही है, तो दोनों साइड कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो Z1 आ जाएगा माइनस आयोटा Z2 के बराबर। अब दोनों साइड आप आर्ग्यूमेंट लगा लें, आर्ग्यूमेंट के जो लॉज होते हैं वो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ बिहेव करते हैं। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 आ जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में थे। और माइनस आयोटा का आर्ग्यूमेंट आपको पता है, माइनस आयोटा का आर्ग्यूमेंट आप माइनस पाई बाई 2 लिख सकते हैं। और एक और लीनियर इक्वेशन यहाँ पर आ जाएगी, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 और डिनोमिनेटर में Z2 बार है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बार, लॉग वाले लॉज ये पाए हैं। और एक और लॉ होता है, Z का आर्ग्यूमेंट और Z बार का आर्ग्यूमेंट ये थीटा और माइनस थीटा होते हैं। तो यहाँ से हम Z2 बार पर से अगर आप ये बार हटाओगे तो ये माइनस का प्लस बन जाएगा और ये आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 आ जाएगा। तो अब आपके पास ये बेसिकली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टाइप की फॉर्म बन गई। अगर आप इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 आ जाएगा आपके पास पाई बाय 4, और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 आपके पास आ जाएगा 3 पाई बाय 4। तो Z1 वाला ऑप्शन हमारा यहाँ सही है, और Z2 का आर्ग्यूमेंट 3 पाई बाय 4 है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसमें आर्ग्यूमेंट वाले लॉज यूज हो रहे थे, तो इसको हम मॉडरेट कैटेगरी में पुट कर सकते हैं। ये भी क्लास 11th का है, ऑल्दो कुछ कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ये क्लास 12th में भी पढ़ाया जाता है। ओके, तो आप इसे 11th/12th का अज्यूम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वाले पर हम आते हैं और क्वेश्चन 7 देखने की कोशिश करते हैं। तो इसको एक बार अपन साइज इसकी इंक्रीज कर देते हैं, और ये वापस अब आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा ये लेंदी है, अब ये कैसे लेंदी होगा इसकी हम बात करेंगे। पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ के समझने की कोशिश करें। तो आपके पास इसके अंदर एक एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है, x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 2 इक्वल टू यहाँ पर दे रखा है आपको 1, और एक लाइन दे रखी है, ये लाइन जो है इसको
y बराबर x प्लस वन, ये इसको दो पॉइंट्स पे कट करती है। ये दो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, p और q। और आपको दे रखा है कि एक सर्कल बनाया गया है जिसमें pq को आपने डायमीटर अज्यूम किया है, तो आपको उस सर्कल का रेडियस बताना है ना। तो आप समझें कि आपने PQ डायमीटर मान के सर्कल बनाया, तो जो आपकी PQ की लेंथ है वही तो डायमीटर है और वो 2 टाइम्स रेडियस है। तो आपको तो PQ की लेंथ निकालनी है ना। तो मान लो P पॉइंट क्या है, x1 y1, और Q पॉइंट क्या है, x2 y2, ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ पर ये आपका जो फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, तो इनके बीच की डिस्टेंस 2r है, तो 2r का होल स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर, ये x1 माइनस x2 के स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। इसे निकालना कैसे है, एक तरीका तो ये है कि हम इन दोनों को सॉल्व कर लें और इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लें। बट इंटरसेक्शन पॉइंट्स कई बार इररेशनल आते हैं और उस केस में थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज इशू होता है। तो एक केस तो ऑब्वियसली ये रहेगा कि जैसे आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन 4 एलिप्स का पहला पार्ट है, अब y की जगह आप x प्लस वन इस तरह से पुट कर दें। तो y की जगह अगर आप x प्लस वन पुट करेंगे तो यहाँ पे x प्लस वन का स्क्वायर अपॉन 2 बराबर 1 आ जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लें, x1 x2 दो वैल्यूज आ जाएंगी, है ना। x1 x2 आ जाए तो y बराबर आप x प्लस वन रख लेंगे। तो यहाँ y को आप इस पिक्चर से ही हटा सकते हो बेटा, y1 को आप x1 प्लस वन रख दो, y2 को आप x2 प्लस वन रख दो, तो सब्ट्रैक्शन में ये 1 तो चला जाएगा। तो ये अल्टीमेटली ऐसा ही बन जाएगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, और y1 माइनस y2 भी क्या आ जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ से x1 x2 निकाल के इधर पुट कर सकते हो। दूसरा तरीका, हम थोड़ा सा क्वाड्रेटिक का हेल्प ले सकते हैं। तो अब अगर आप इसे एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी, एलसीएम लेकर सॉल्व करने पर तो ये इस तरह से कुछ बन जाएगा, ऐसा। अब यहाँ पर आपको पता है कि x1 x2 इसके रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा बीटा यानी रूट्स का प्रोडक्ट माइनस 2/3 यानी c बाई ए होता है। तो आपके पास x1 प्लस x2 और x1 x2 पता है, अब आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं। x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2, इसमें क्या आइडेंटिटी होती है, a माइनस बी का स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a इंटू बी। तो आप ये रिलेशन यूज करके यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास 4r स्क्वायर आ जाएगा। तो हल्का सा लेंदी जरूर है, बट आई थिंक इतना मुश्किल नहीं है, और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन होना चाहिए। कोऑर्डिनेट हम 11th में पढ़ते हैं, और ये कोनिक्स और मिक्स है बेसिकली लाइंस के साथ, बट एक्चुअली ये सिंपल डायरेक्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोई खास कोनिक्स की या सर्कल्स की प्रॉपर्टी नहीं लग रही। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर अब हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो आई होप 7 तक चीजें आपको थोड़ी थोड़ी सी क्लियर हो रही है। तो 8th वाला जो आपका क्वेश्चन है, ये आपका बेसिकली प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो एक बार आप क्वेश्चन पढ़ के इसको समझने की कोशिश करें। तो इसमें बोला है कि एक बायस्ड डाइस है। बायस्ड डाइस का मतलब ये जरूरी नहीं है कि हर फेस के आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो, और बायस्ड डाइस पे नंबर्स लिख रखे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बायस्ड डाइस पे कौन कौन से नंबर्स लिख रखे हैं आपके पास, तो आपके पास 2 आ सकता है, आपके पास 4 आ सकता है, आपके पास 6 आ सकता है, आपके पास 8 आ सकता है, 16 आ सकता है, 32 आ सकता है, और ये शायद वापस 32 लिख दिया इन्होंने। तो मुझे लग रहा है कि मे बी ये 32 रिपीट हो रहा है, तो मे बी ये 32 नहीं होना चाहिए। सॉल्यूशन के अंदर भी इन्होंने ऐसा सच कुछ दिया नहीं है। अभी के लिए मैं यही मान लेता हूँ, क्योंकि इन्होंने हर नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी मेंशन कर रखी है कि कोई भी नंबर n के आने की प्रोबेबिलिटी आपके पास 1/n के बराबर दे रखी है। तो हम यहाँ से 2, 4, 6, 8, है ना, इन सब के आने की प्रोबेबिलिटी अलग से निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपके पास, 1/2 आ जाएगी। 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी आपके पास, 1/4। 8 आने की प्रोबेबिलिटी 1/8, 16 आने की 1/16, है ना, 32 आने की 1/32, और आपको सम यहाँ पर 48 चाहिए, है ना। और 3 बार डाइस को रोल किया, तो आपको यहाँ केसेस देखने पड़ेंगे बेटा, कितने केसेस बन सकते हैं। तो आपके पास यहाँ अब आपको सोचना पड़ेगा कि आप किन किन आउटकम से, ऐसे कौन से 3 आउटकम्स हो सकते हैं जिनमें अगर आप डाइस को रोल करो तो आपका सम वापस उसके बराबर आ जाए, 48 के बराबर। तो यहाँ 4 ही केसेस पॉसिबल है, 16, 16, 16, 32, 8, 8, 8, 32, 8, और 32 लास्ट में ले लेते हैं, यानी 8, 8, 32।
और इन सब की प्रोबेबिलिटी पता है। तो 16 का 1/16 है, तो यहाँ पे तीनों की प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये 1/16 इंटू 1/16 इंटू 1/16। फिर 3288 का 1/32 इंटू 1/8 इंटू 1/8। इसी तरह 832 और 8 का 1/8 इंटू 1/32 इंटू 1/8, और लास्ट में 1/8 इंटू 1/8 इंटू 1/32। और इन चारों प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देंगे जैसा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में करते हैं, वहां से आपका 8th क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी का क्लास 12th का क्वेश्चन है। तो अभी तक क्लास 12th के बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले नहीं थे, तो ये क्वेश्चन हमें अभी तक देखने को मिला है, और ये थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट साइड ही रहेगा। यहाँ पर आपको टोटल प्रोबेबिलिटी सबकी अलग अलग केसेस की ऐड करनी है। हाँ, केसेस बनाते वक्त आपको थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना पड़ सकता है। बात समझ में आ रही? चलो तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास आ रहा है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन एक्चुअली क्या है, आपके पास आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी है। आपको टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी है, एक है ax स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 15, और एक है आपके पास x स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 21। और पहली वाली इक्वेशन का रिपीटेड रूट है अल्फा। तो बेटा रिपीटेड रूट अल्फा का क्या मतलब है कि दोनों रूट अल्फा कॉमा अल्फा ही है, दोनों रूट इक्वल है, दोनों रूट कैसे हैं, सेम है। और सेकंड वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, एक रूट है अल्फा और एक रूट है बी। अब आपसे पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपके रूट्स क्या है, अल्फा और अल्फा। तो पहले केस के अंदर आप बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर इस केस के अंदर अगर आप अल्फा प्लस अल्फा करेंगे तो ये 2b अपॉन ए आ जाएगा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आपके पास b बाई ए आ गई। फिर अल्फा इंटू अल्फा करेंगे तो ये 15 अपॉन ए आ जाएगा ऐसा। तो यहाँ पर आप ऐसा अल्फा इंटू अल्फा करेंगे तो अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये 15 अपॉन ए हो गया। तो यहाँ से बी और ए में रिलेशन मिल गया। बी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 15 ए के बराबर हो गया। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 15 ए इस तरह से लिखा जा सकता है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए किसके बराबर है, ए है बी स्क्वायर अपॉन 15 के बराबर। तो उसको अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे तो अल्फा आपका बी के टर्म्स में आ जाएगा 15/b। ये आगे काम लेंगे अपन, है ना। अब अगली इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है, तो आप अल्फा प्लस बीटा को किसके बराबर लिखोगे, 2b के बराबर, है ना। और अल्फा इंटू बीटा को आप किसके बराबर लिख दोगे, इसको आप लिख दोगे 21 के बराबर। तो ये आपके पास इस तरह से रिलेशन आ गया। और यहाँ पर आप अल्फा की वैल्यू को चाहो तो 15 अपॉन बी से रिप्लेस कर सकते हो, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर निकाला था। तो अल्फा की वैल्यू 15 अपॉन बी अगर आप यहाँ पे रखोगे तो 15 अपॉन बी इंटू बीटा, ये 21 आ जाएगा। और यहाँ से बीटा भी जिस तरह अल्फा बी के टर्म्स में आया, बीटा भी आपका बी के टर्म्स में आ जाएगा। और बीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, सब कैंसिल करने के बाद 7b अपॉन 5। अब यहाँ पर हम अल्फा की जगह क्या रख सकते हैं इस इक्वेशन में, 15/b। बीटा की जगह हम रख सकते हैं 7b/5, और इधर हमारे पास आ जाएगा 2b। अगर हमारी कैलकुलेशन अभी तक की सही थी तो आपके पास यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी। p की वैल्यू आपके पास आ गई तो a भी आ जाएगा, अल्फा भी आ जाएगा, बीटा भी आ जाएगा, और आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक का रिलेशन बिटवीन द रूट्स का क्वेश्चन है। तो ये क्लास 11th रिलेशन बिटवीन रूट्स सब टॉपिक है। और चैप्टर आपका कौन सा है, चैप्टर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड है ना। तो चैप्टर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बेस्ड रहेगा। और इसके केस के अंदर अब आप यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की क्या वैल्यू आएगी। तो वो आप ये ट्राई करके निकालने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर फिर से एक बार मॉडरेट रेटिंग दे सकते हैं। तो इसमें कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट हमको लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये हमारा क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन था क्लास 11th का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 जो आ रहा है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है ना। और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड है, बट इसके अंदर थोड़ा सा बर्नौली मॉडिफिकेशन लग रहा है। तो बर्नौली मॉडिफिकेशन में क्या करते हैं, y की पावर से डिवाइड कर देते हैं। तो पहले तो x की पावर से डिवाइड करो, तो ये आपके पास dy/dx है। 2x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो ये माइनस y अपॉन एक्स इधर आ जाएगा, और माइनस का 3y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा। अब ये जो y स्क्वायर दिख रहा है, एक तरीका तो ये भी हो सकता है बेटा आप y बराबर vx ले लें। तो अगर आपको होमोजिनाइजेशन से करना अच्छा लगता है तो क्योंकि डिग्री सेम है, आप y बराबर vx लेके कर सकते हैं।
अगर आपको डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रेटिंग फैक्टर पसंद है तो आप इस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दें। तो ये 1/y² dy बाई डी एक्स माइनस में 1/y और यहाँ पर x, ये आ जाएगा -3/x² के बराबर। अब आप -1/y को ले लेंगे t के बराबर, -1/y को t लेंगे तो 1/y² dy बाई डी एक्स ये बन जाएगा dt बाई डी एक्स, प्लस में आ जाएगा t बाई एक्स बराबर -3/x²। तो बड़ा ही सिंपल हो गया बेटा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर या e की पावर 1/x का इंटीग्रेशन यानी x के बराबर ही आ जाएगा। तो ये इक्वेशन सिंपल सी बन जाएगी tx, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर को दूसरी साइड ले जाके मल्टीप्लाई भी करोगे आप तो यहाँ पर -3/x ऐसा फॉर्म आ जाएगा। t को आप फाइनली लास्ट में -1/y से रिप्लेस कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन आप जरूर लिखेंगे -3 ln x प्लस c, और t की जगह आप यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे माइनस का 1/y, और अब आप यहाँ पर x की जगह e और y की जगह e/3 रख के c की वैल्यू जरूर निकालेंगे, फिर आपके पास y की वैल्यू x बराबर 1 पे आ जाएगी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंपल क्वेश्चन था, बट कुछ स्टेप्स हैं जैसे x² y² से डिवाइड करने में थोड़ी कभी कभी दिक्कत आ जाती है, तो इसको हम मॉडरेट कैटेगरी का क्वेश्चन मान सकते हैं। तो बेटा एक बात का ध्यान रखें, ये जो हम इजी मॉडरेट रेट कर रहे हैं इसका लेवल स्टूडेंट्स के हिसाब से चेंज हो सकता है, और ये लेवल हम सिर्फ 18 क्वेश्चंस के लिए ही देख रहे हैं। बाकी के 12 क्वेश्चंस क्या थे, पूरा कंप्लीट पेपर ये हमें बता सकता है कि एग्जैक्ट डिफिकल्टी लेवल क्या रहा है शिफ्ट का। हम बस इन 18 क्वेश्चंस के बेस पे गेस कर रहे हैं और अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि और क्वेश्चंस अगर इस तरह के होते तो वो किस तरीके से हो सकते थे, है ना। और इनसे हम जो भी है कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आगे हमारे लिए वो कॉन्सेप्ट थोड़े काम आ सके। तो 11th क्वेश्चन फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और ये सर्कल पे बेस्ड है। तो 10th आपका क्वेश्चन जो था वो क्लास 12 था, ये फिर से आपका क्लास 11 सर्कल्स का क्वेश्चन आ गया। इसके सेंटर का लोकस निकालना है ना। और ये दो लाइंस को टच कर रहा है, एक तो y एक्सिस को टच कर रहा है और x बराबर y इसको टच कर रहा है, इन दोनों लाइंस को टच कर रहा है ऐसा, ठीक है। तो हम ऐसा मानते हैं कि इसका सेंटर कुछ भी ले लो h, k। तो h, k का जो x माइनस वाई से डिस्टेंस है और y एक्सिस से डिस्टेंस है, y एक्सिस की इक्वेशन x बराबर 0, ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे, सिंपल सी बात है रेडियस के, है ना। तो h, k का x माइनस वाई से डिस्टेंस निकाल लेते हैं और y एक्सिस से निकाल के आपस में बराबर कर देते हैं। सिंपल, क्या करेंगे h माइनस के अपॉन √2 और इसका मॉड, और y एक्सिस से डिस्टेंस आ जाएगा सिर्फ h इसका मॉड। बेटा बोथ साइड क्या कर दोगे आप, स्क्वायरिंग कर दोगे। आई थिंक ये तो पूरे पेपर का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन होगा। अब आप h की जगह x रख दोगे और y, k की जगह y रख दोगे, ये फर्स्ट ऑप्शन आ गया। तो अगर सर्कल दो लाइंस को टच कर रहा है तो सेंटर का डिस्टेंस दोनों से बराबर होगा, सिंपल। तो ये तो वेरी इजी की कैटेगरी में आना चाहिए 11th वाला क्वेश्चन, है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 12 पर अब हम आने वाले हैं, ये एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन है। तो एरिया बाउंडेड बिटवीन टू पैराबोलास की बात करी गई है। एक पैराबोला है y² इक्वल टू 2x माइनस 1, तो कुछ ऐसा पैराबोला है जिसका वर्टेक्स यहाँ पर हाफ होगा और ये पैराबोला कुछ इस तरह से निकल जाएगा। और दूसरा पैराबोला दे रखा है y² बराबर 4x माइनस 3। तो पहले इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। इसका वर्टेक्स वैसे 3/4 पे आएगा और ये कुछ इस तरह से बनेगा। तो इसे बराबर करते हैं, तो 2x माइनस 1 बराबर 4x माइनस 3 करेंगे बेटा। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी, तो x 1 आ गया। x बराबर 1 आप इसमें पुट कर देंगे तो y² की वैल्यू 1 हो जाएगी और y आपका आ जाएगा +-1। तो दो पॉइंट आएंगे आपके पास, एक पॉइंट आएगा आपके पास यहाँ पे x बराबर 1 y बराबर 1, और एक आएगा आपके पास इसी का सिमेट्रिक नीचे x बराबर 1 y बराबर -1, ऐसा कुछ आ जाएगा हमारे पास। ये बात समझ में आ रही। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हम y एक्सिस के अलोंग इंटीग्रेशन कर लेते हैं ऐसे, क्योंकि y एक्सिस की लिमिट पता है -1 से 1 है। तो x को y के टर्म्स में लिख दो, तो पहला कर्व हो जाएगा x बराबर y² + 1/2, दूसरा कर्व हो जाएगा x बराबर y² + 3/4। ठीक है। तो अब यहाँ पर x dy इंटीग्रेशन अपन दोनों का क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इस तरह से। तो इंटीग्रेशन y² + 3/4 माइनस y² + 1/2, और कहाँ से कहाँ लिमिट जाएगी, -1 से लेकर के 1 तक। ये अपना फाइनल आंसर हो गया। तो ये एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन है, क्लास 12th का क्वेश्चन है, और थोड़ा सा सिंपल साइड, इजी टू मॉडरेट साइड में ही आएगा, इजी टू मॉडरेट ऑल्सो। क्लियर।
तो ये बस मॉडरेट इसलिए गया हूँ मैं क्योंकि हो सकता है एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस के अलोंग ले रहे हो तो मे भी कुछ बच्चों को डिफिकल्टी आ सकती है, बट कोई बात नहीं, डिफिकल्टी आएगी तो हम सीखेंगे ताकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम अप्लाई कर सकें, और अगर आगे जाएं तो हमें इस तरह की डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़े। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 13 पर आ रहे हैं, और ये बेसिकली आपका इनइक्वालिटीज और सेट रिलेशंस पर बेस्ड क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है प्रीवियस ईयर में आया या एनटीए की टेस्ट के अंदर आ चुका है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी देखा जा चुका है। तो मॉड्यूलस की इनइक्वालिटी पर बेस्ड है जो आप क्लास 11th के अंदर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम यही करने वाले हैं, मॉड की इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे 11th क्वेश्चन। तो मॉड एक्स प्लस वन लेस देन टू को ऐसे सॉल्व करेंगे कि एक्स प्लस वन बाउंड हो जाए -2 से 2 के बीच में, तभी उसका मॉड 2 से छोटा होगा। अब तीनों साइड 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x आपका ओपन -3 से ओपन 1 आ जाएगा। बी सेट का जो सॉल्यूशन है, इसके दो केसेस बन सकते हैं, या तो x माइनस, क्योंकि x माइनस वन का मॉड है तो या तो x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाए, या फिर x माइनस वन आपका लेस देन इक्वल टू -2 हो जाए। तो इसके सॉल्यूशन आ रहे हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 यूनियन x लेस देन इक्वल टू -1, ऐसा। अब आपको यहाँ पे a इंटरसेक्शन b, ये आपका सेट a क्या है, ये है ओपन -3 से 1। सेट बी आपके पास यहाँ पे आ रहा है माइनस इंफिनिटी से -1 क्लोज्ड यूनियन क्लोज 3 से इंफिनिटी। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर आप करेंगे तो वो -3 से -1 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा है तो इंटरसेक्शन सही है। ए यूनियन बी करेंगे तो दोनों का यूनियन हो जाएगा, तो माइनस इंफिनिटी से आपके पास माइनस का पूरा क्या आ रहा है यहाँ पे 1 -1 है, तो ये पूरा 1 तक खींच लेंगे यूनियन में, ए यूनियन बी में यूनाइट हो जाएंगे। और माइनस इन्फिनिटी से 1 पहला ब्रैकेट, 3 से इन्फिनिटी दूसरा, ये भी सही है। ए माइनस बी का मतलब है ए में से बी के एलिमेंट्स हटा दो, और ए माइनस बी का ही फॉर्मूला ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट या बी डैश होता है। ए में से बी के एलिमेंट्स अगर आप हटा दोगे तो उसके केस के अंदर -1 से 1 ओपन बनेगा। ये तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा इसलिए फोर्थ ऑप्शन ट्रू हो गया। सोच के देखें क्यों फोर्थ गलत है। तो ये मॉड की इनइक्वालिटीज है। कई सारे बच्चे मॉड्यूलस बस सरफेस से देखते हैं, और यहाँ पर देखो जेई ने डीप में मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछ लिया। डीप में तो नहीं बोलूंगा मैं, एक मीनिंगफुल क्वेश्चन, तो इसलिए आप इसको मॉडरेट साइड रख सकते हो। बट अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो ये आपसे होना चाहिए, अगर नहीं क्लियर है तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको, और है ना। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस शिफ्ट के अंदर वेटेज अच्छा रहा है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं तो कई बार पेपर थोड़ा सा लेंथी भी हो जाता है, जैसा थोड़ा सा मे बी इस केस में हो गया। तो 14th में बोला है y बराबर kx प्लस 4 इज अ टेंजेंट टू पैराबोला एट पॉइंट P। तो यहाँ पर आप ऐसा देखेंगे कि y बराबर kx प्लस 4 इसका क्या है, टेंजेंट। आपसे बोला है स्लोप बताओ आप ओपी का, तो आपको पी पॉइंट देखना पड़ेगा क्या आ रहा है। तो ये सिंपल सी बात है, ये इसका क्या हो रहा है, टेंजेंट हो रहा है। तो अगर आपको कोई इक्वेशन वगैरह कुछ भी नहीं आता, डी वाई बाई डी कुछ भी नहीं, सब कुछ भूल गए, तब भी आप क्या बोल सकते हो कि एक कर्व एक लाइन को टच कर रहा है तो रिपीटेड रूट्स मिलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा। तो y की जगह बेटा के एक्स प्लस 4 रख दो, सिंपल सी बात है। अब ये आपके पास x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम क्या कर देंगे, यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट जीरो कर देंगे। बात समझ में आ रही। तो यहाँ पर आपका डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 -16 बराबर 0, ऐसा। तो इसके केस के अंदर के स्क्वायर -2k -15, तो दो दो फैक्टर्स हो जाएंगे, k -5 एक k प्लस 3। तो दो टेंजेंट्स आ रहे हैं अपने पास, y बराबर -5x प्लस 4 और y बराबर यहाँ पर नहीं 5 प्लस का, k बराबर +5 और k बराबर -3। अब यहाँ पर अपन इसको इस पैराबोला के साथ सॉल्व करके इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपल या तो पुट कर दें या dy बाई डी की हेल्प ले लें। dy बाई डी स्लोप क्या आ रहा है 1 - 2x। तो एक बार इस स्लोप को आप क्या करेंगे 5 के बराबर जब k 5 है, और एक बार आप इस स्लोप को -3 के बराबर कर दें जब k यहाँ पे -3। तो पहले वाले केस के अंदर आपका x कोऑर्डिनेट जो निकल कर आ रहा है ये आपका 2 के बराबर आ जाएगा, सॉरी -2 के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पर अगर आप -2 इस लाइन की इक्वेशन में रखेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू आपकी -6 के बराबर आ जाएगी, ऐसा। तो y आपका -2 और x माइनस y -6 x -2 आ जाएगा। और इससे अगर आप स्लोप निकालेंगे, अगर आप ओरिजिन को इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे
तो y1 माइनस वाई टू अपॉन x1 माइनस x2 वाले फॉर्मूला से स्लोप आपका 3 आएगा जो ऑप्शंस में नहीं है। तो दूसरा टेंजेंट पकड़ के चलेंगे ये वाला, यहाँ से अगर आप x निकालेंगे तो x की वैल्यू आपके पास 1 के बराबर नहीं क्या आ रही है -4 और फिर हाँ x की वैल्यू 2 आ जाएगी। x बराबर 2 अगर आप इसमें रखेंगे इक्वेशन में तो x 2 के साथ अगर हम यहाँ सॉल्व करें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 के बराबर आ रही है। तो स्लोप -1 आ रहा है बट ये दोनों मैच नहीं कर रहे। एक मिनट अपनी कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं। हमने यहाँ x की जगह kx प्लस 4 रखा और फिर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर उसका d0 कर दिया। d0 करने पर हमारे पास k की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक 5 है और k की दूसरी वैल्यू जो हमारे पास आ रही है ये -3 है और ये इस इक्वेशन में रखा तो हमारे पास लाइन की इक्वेशंस आ गई जिसमें एक का स्लोप 5 एक का -3 है। इसको हमने कर्व के डिफरेंशिएशन के बराबर कर दिया, ठीक है। और अच्छा सॉरी वर्टेक्स से पूछा, मेरी गलती है कि मैं यहाँ 0 0 से स्लोप लेने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका वर्टेक्स 0 0 थोड़ी होगा, वर्टेक्स हमें निकालना पड़ेगा ना कि वर्टेक्स क्या होगा इसका। तो अभी तक हमें वर्टेक्स पता नहीं है, वर्टेक्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो पैराबोला कुछ नहीं आता तब भी हमें क्वाड्रेटिक तो आती है ना, तो आप इसे ऐसा समझ लो जैसे आप नहीं करते एफ एक्स बराबर -x² प्लस एक्स, उसी टाइप की क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो -b/2a पे x कोऑर्डिनेट आ जाता है, -b/4a पे y कोऑर्डिनेट आ जाता है। तो इस केस के अंदर अगर आप -b/2a करेंगे तो यहाँ पर आपका जो वर्टेक्स है इसकी वैल्यू आ जाएगी हाफ के बराबर। तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा हाफ और अगर आप -d/4a करेंगे तो वो आपका 1/4 आ जाएगा आई गेस, है ना। तो 1/2 1/4 ये वर्टेक्स हो गया। अब आप एक बार स्लोप इसका फर्स्ट वाले के साथ निकालें, एक बार आप इसका स्लोप सेकंड वाला 2 -2 जो आया इसके साथ, इन दोनों के साथ आप यहाँ पे स्लोप निकालने की कोशिश करेंगे तो उससे आई थिंक आई बिलीव सेकंड वाले के साथ आपका ये जो आंसर में दिया ये स्लोप आ जाए। तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा लेंदी हो सकता है। d बराबर 0 किया, वहां से k निकाला तो टेंजेंट आया और फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल के फिर वर्टेक्स निकाल के स्लोप निकाला। वर्टेक्स के लिए मैंने यहाँ क्वाड्रेटिक यूज किया, आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, स्क्वायर कंप्लीशन कर सकते हैं। तो ये अगेन आपका क्लास 11th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, क्योंकि लेंदी है इसलिए मैं इसको डिफिकल्ट रेट कर रहा हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यह आई बिलीव थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसकी फॉन्ट साइज एक बार इंक्रीज कर देता हूँ। ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। एक मिनट, तो पहले अपन साइज इंक्रीज कर देते हैं इसकी। तो ये काफी सारी एक्चुअली बुक्स के अंदर दे रखा था, एज सच प्रीवियस ईयर में कभी ये पूछा नहीं गया, बट ये बुक्स के अंदर कुछ अच्छी बुक्स जो हम रेफर करते हैं मटेरियल में उसके अंदर ये क्वेश्चन कई सारी बार आया है। और ये थोड़ा सा रिडक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड है जो अपन इंटीग्रेशन में पढ़ते हैं, तो ये आप डेफिनेटली डिफिकल्ट की कैटेगरी में रख सकते हैं। और ये इंटीग्रेशन टॉपिक पर बेस्ड है और ये हम क्लास 12th में पढ़ते हैं। तो अगर आप यहाँ ऑप्शन में देखें जैसे b3 माइनस b2, b4 माइनस b3, b5 माइनस b4, तो सब में ये इंटीग्रेशन bn और उसमें से bn माइनस 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये इंटीग्रेशन bn एक्चुअली है क्या, ये 0 से π/2 cos स्क्वायर nx अपॉन sin x है। और इसमें से अगर आप bn माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, n यहाँ कुछ भी हो, n यहाँ 3 रखोगे तो b3 माइनस b2 आ जाएगा, n 4 रखोगे यहाँ तो b4 माइनस b3 आ जाएगा। तो इसमें से हम bn माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो क्या है 0 से लेकर π/2 cos स्क्वायर और यहाँ पर आपके पास n माइनस 1x आ जाएगा और नीचे आपके पास sin x आ जाएगा ऐसा। तो इसके केस के अंदर अब यहाँ ऊपर आप आइडेंटिटी लगा लेंगे तो ऊपर आपके पास cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b लग रहा है। तो cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b को आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, अगर cos स्क्वायर a को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख दें, cos स्क्वायर b को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर b लिख दें, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा sin स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a। और इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर sin b माइनस a इंटू साइन बी प्लस ए में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, अगर आप यहाँ सब्ट्रैक्शन करेंगे n माइनस 1x में से nx का, तो आई थिंक ये साइन माइनस x यहाँ पर आ जाएगा और एडिशन करेंगे तो साइन 2n माइनस 1x आ जाएगा। प्लस माइनस का एक बार आप खुद कैलकुलेशन करें तब एक बार ध्यान रखिएगा, है ना। और साइन x से साइन x कट जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा और साइन 2n माइनस 1x का इंटीग्रेशन आई बिलीव सबको आता है, ये 1/2n माइनस 1 और cos 2n माइनस 1x बन जाएगा नेगेटिव साइन के साथ। अब यहाँ आप 0 से π/2 को आपको क्या करना है, 0 से π/2 यहाँ पर आप पुट करेंगे तो π/2 पे वैल्यू 0 और 0 पुट करेंगे तो उसके केस के अंदर आपके पास वैल्यू प्लस या माइनस 1 कुछ ऐसी आ जाएगी।
तो ये bn-1 की जो वैल्यू आ रही है आपके पास, ये इसके केस के अंदर आपको कैलकुलेट करनी है, और ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे bn-1 तो 1/2n-1 टाइप की फॉर्म लेगी। तो अगर आप यहाँ b3 माइनस b2 निकालेंगे तो b3 माइनस b2 में यहाँ पर n को 3 रख दें तो ये 1/5 आ जाएगा। b4 माइनस b5 में n को 4 रखेंगे तो 1/7 और ये 1/9। तो ये तो एपी में नहीं है बेटा, पर इनका रेसिप्रोकल एपी में, इनका रेसिप्रोकल क्या है एपी में, एंड आई थिंक यहाँ नेगेटिव साइन आएगा, ये आप कैलकुलेशन में एक बार चेक करना। तो ये -5 -7 -9 ऐसा बन जाएगा, जो एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस -2 है। तो यहाँ साइन बहुत मैटर करेगा, अगर आपने प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखा तो आपका आंसर ए बी में स्विच हो जाएगा। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एडवांस लेवल पे भी बनाया जा सकता था, बट अपन को ये मेंस में मिला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग पर बेस्ड है। और मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैट्स, इन सारे टॉपिक्स आपको पता है क्वेश्चंस मेंस के अंदर जरूर आते हैं, क्योंकि ये एडवांस का टॉपिक नहीं है। और इसके अंदर आपको नेगेशन लेना है। तो नेगेशन लेने के अंदर पहले तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस इम्प्लाइज को हटाऊंगा। तो क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में, P एंड नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P और Q, जो इन्होंने यहाँ प्रिंट करके दिया है, मुझे पक्का नहीं पता है कितना सही है या नहीं। तो आप P इम्प्लाइज Q को, अगर आप यहाँ पे P इम्प्लाइज Q लेते हैं तो आप P इम्प्लाइज Q को ऐसे भी लिख सकते हैं, नेगेशन P और Q। और अगर आप इस पूरे का नेगेशन करते हैं बेटा, तो इस पूरे का नेगेशन डी मॉर्गन्स लॉ से नेगेशन ऑफ नेगेशन P यानी कि P बीच का और एंड बन जाता है और नेगेशन Q में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट तो अनचेंज रहेगा, ये इसी फॉर्म में रहेगा, बीच में ये इम्प्लाइज चेंज होके एंड बन जाएगा, और ये वापस इसका क्या आ जाएगा, आगे वाले का नेगेशन। तो ये सॉल्व होकर कुछ इस तरह से बन जाएगा, P एंड नेगेशन Q, बीच में एंड है, और फिर से डी मॉर्गन्स लॉ लगाओगे तो P एंड नेगेशन Q ऐसा आ जाएगा। तो P एंड नेगेशन Q, और साथ में वापस एंड में आ रहा है P एंड नेगेशन Q, दो सेम चीजों का P एंड P करते हैं तो P आ जाता है, ये रूल होता है, ये लॉ होता है। तो इसलिए P एंड नेगेशन Q ये फाइनल आंसर है ऐसा। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर आप इस फर्स्ट ऑप्शन को सॉल्व करेंगे तो P इम्प्लाइज Q क्या होता है, नेगेशन P और Q, और इसके बाहर नेगेशन लगा हुआ है, तो ये डी मॉर्गन से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये P एंड नेगेशन Q के बराबर ही वापस आ जाएगा, इसलिए ये फर्स्ट वाला करेक्ट है। तो इसमें आपको P इम्प्लाइज Q के फॉर्मूला को कैसे लिखते हैं ये क्लियर होना चाहिए, नेगेशन कैसे लेते हैं वो क्लियर होना चाहिए डी मॉर्गन्स लॉ के साथ, है ना। और फिर उसके बाद P एंड P को P लिखते हैं, ये भी क्लियर होना चाहिए, वरना ट्रूथ टेबल कुछ नहीं आता बेटा, तो फिर ट्रूथ टेबल बनाओ, जो एक्सप्रेशन क्वेश्चन में दिया है उसका नेगेशन ले लो, और ऑप्शन में हर एक ऑप्शन की ट्रूथ टेबल बनानी पड़ेगी। तो इसको मैं मॉडरेट टू डिफिकल्ट रेट करूँ, और ये क्लास 11th का मैथमेटिकल रीजनिंग का टॉपिक है, जो आपको अटेम्प्ट कर सकते थे आप, है ना। तो 17th क्वेश्चन पर आते हैं। 17th क्वेश्चन हम देखेंगे, क्या दिया है, फॉर फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स वेयर n इज ऑड मीन डेविएशन, तो देखा स्टैटिस्टिक्स आ गया। तो स्टैटिस्टिक्स का पर्सनली मेरे ख्याल में फोर्थ पेपर का एनालिसिस हम यहाँ पे कर रहे हैं इस चैनल पे, और ये पहली बार देखने को मिला है मुझे स्टैट्स। तो आई थिंक मे बी मेमोरी बेस्ड के अंदर डेटा बच्चों को मे बी याद ना रहता हो, बट स्टैट्स भी आता है। तो पहले n नेचुरल नंबर्स के अंदर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन दे रखा है। अब हम मीन पढ़ते हैं, हम स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ते हैं, लेकिन जल्दबाजी में बच्चे मीन डेविएशन पढ़ना भूल जाते हैं, या रिवाइज नहीं करते, या इग्नोर कर देते हैं। मैं सिर्फ इस एक फैक्ट के बेसिस पे इसको डिफिकल्ट रेट करूंगा, क्वेश्चन बेकार है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का ये मतलब है कि कोई भी ऑब्जर्वेशन का आप मीन से ये मीन डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो xi माइनस xi बार की ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है किसी भी ऑब्जर्वेशन का मीन से, ये जो डिफरेंस है आप इसको सम करके अपॉन n कर रहे हैं, और ये 5, और ये थोड़ा सा प्रिंट ऐसा ही है डाउनलोडेड पेपर में, 5n+1 अपॉन n इसके बराबर आ रहा है। तो अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये मीन डेविएशन अबाउट मीन है, तो n से n काट देते हैं, और फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है, तो 1 2 3 n तक चलता जा रहा है ऐसा। अब यहाँ पे क्या होता है, और इन्होंने स्पेसिफिकली क्या बोला, n ऑड, तो ये बहुत शार्प है, बहुत शार्पली क्वेश्चन डिजाइन किया है। तो मान लो आपके पास कॉन्जिक्यूटिव 5 ऑड नंबर्स है, 1 2 3 4 5, तो इसका मीडियन और मीन दोनों सेम आता है 3। 1 से 11 तक अगर आप नंबर लोगे तो बिल्कुल मिड में 6th पोजीशन, 6th नंबर ही मीडियन और मीन दोनों का आप करके देख सकते हैं।
तो यहाँ अगर ये n पोजीशंस ले रखी है तो इसका मीन आप डायरेक्टली ले सकते हो बेटा, ये n+1/2 आ जाएगा। चमकी बात आपको। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंस कैलकुलेट करना है इन सबका, आपको इन सबका डिफरेंस लेना है ना। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इन सबका डिफरेंस, तो बीच में एक ऑब्जर्वेशन होगी, वो होगी n+1/2, वही मीन है, तो उसका तो इसके साथ कोई डिफरेंस आएगा नहीं। बाकी सारी ऑब्जर्वेशंस का आप इससे डिफरेंस ले सकते हैं, आधी पॉजिटिव आधी नेगेटिव होगी, लेकिन मॉड लेने पर सारी पॉजिटिव हो जाएंगी। तो आप यहाँ पर ऐसे डिफरेंस लेंगे, तो 1 2 3 से लेकर के n-1/2 तक तो सब इससे छोटी होंगी, आगे n+1/2 आएगा, फिर n+3/2 5/2 ये सब n तक इससे बड़ी होंगी। तो आप इन सब का डिफरेंस लें और फिर उसको डबल कर देंगे, तो n+1/2 में से 1 हटाओगे तो n-1/2, फिर 2 हटाओगे आप तो क्या आ जाएगा n-3/2, 3 हटाओगे तो n-5/2, n-1/2 अगर आप यहाँ से हटाओगे तो 2/2 आ जाएगा। इस AP के सम का डबल जो है ये 5n+1 के बराबर है, यहाँ से n आएगा। मजा आ गया बेटा क्वेश्चन से, है ना। तो ये सिंपल सी एक एपी है, इसे तो खैर आप सॉल्व करना चाहें, मतलब करना जरूर है आपको, करना चाहें क्या, n-1/2 टर्म्स है इस एपी के अंदर, क्यों है ये मैं नहीं बता रहा, आपको सोचना। तो काफी सारी थिंकिंग लगी इन n-1/2 टर्म्स की इस एपी के अंदर, इसका डबल करेंगे तब आंसर इसके बराबर आएगा। तो ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, मजा आया इस क्वेश्चन में, मजा आया। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास ऑनलाइन में है वो हम देखते हैं। तो इसके अंदर मैक्सिमा मिनिमा पूछा है और मॉड्यूलस भी इन्वॉल्व है, तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, आपको मॉड खोलना पड़ेगा। तो एक ही पेपर में मॉड इतनी बार इन्वॉल्व हो रहा है, तो डेफिनेटली जेई या एनटीए ये चाहता है कि आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो पहले तो आपको इसका फैक्टराइजेशन बता देता हूँ, आपके कुछ फंक्शन का क्या बताना है, लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमम। तो मॉड के अंदर x-1 है, x² + 2x-3 के फैक्टर्स करेंगे बेटा, तो x+3 और x+3 के साथ क्या आ रहा है x-1, ये मॉड में है, और x+3 आ रहा है। तो x-1 का तो होल स्क्वायर हो गया, जो चीज खुद होल स्क्वायर है बेटा वो तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, वो मॉड से बाहर आ जाएगी। तो क्योंकि ये चीज खुद पॉजिटिव है, ये मॉड से आपके बाहर आ रही है, तो ये बन जाएगा x-1 का होल स्क्वायर इंटू x+3, और मॉड के अंदर भी x+3 है। अब यहाँ दो केसेस बनेंगे, x+3 जीरो होता है -3 पे, तो x >= -3 और x <-3। यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा तो ये x-1 होल स्क्वायर x+3 होल स्क्वायर बन जाएगा, इधर ये नेगेटिव है तो -x-1 स्क्वायर x+3 होल स्क्वायर बन जाएगा। दो अलग अलग पार्ट से आप इनका डेरिवेटिव लेंगे प्रोडक्ट रूल से, लोकल मैक्सिमा मिनिमा के लिए। तो 2x-1 x+3 का स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 2x+3 x-1 का होल स्क्वायर। फैक्टर्स लेने पर 2x-1 x+3 और x+3 x-1 का सम आ जाएगा 2x+2, ऐसा बन जाएगा बेटा। तो यहाँ पर आपके पास इस तरह से आएंगे, एक पॉइंट -1, एक 1, एक 3, लेकिन आपको यहाँ -3 से बड़ा ही लेना है, तो आप इसके पहले वाला को नहीं ले पाएंगे, है ना, इसको आपको इग्नोर करना पड़ सकता है। तो इसके केस के अंदर इसके जो पहली वाली चीज़ें हैं ये हमें इग्नोर करनी। तो आप मॉड्यूलस के अंदर ये जो अलग अलग डेफिनेशंस लेते हैं, इन अलग अलग डेफिनेशंस में आपको ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो इंटरवल आप सेलेक्ट कर रहे हैं, आपके आंसर जो हैं ये उसी इंटरवल के अंदर ही आने चाहिए, ये उस इंटरवल से बाहर नहीं जाने चाहिए, आने किसका पार्ट होना चाहिए, ये उसी इंटरवल का पार्ट होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही? एक मिनट, सॉरी ये मैंने 3 लिख दिया, ये -3 आएगा, तो आप यहाँ पर -3 ले रहे हैं, तो इसके केस में आप -3 से इधर देखने की कोशिश करेंगे, है ना। तो -3 -1 1 ये पॉइंट्स आए आपके पास, ठीक है। तो अब आप यहाँ से एक तरफ -3 से क्या करेंगे, बड़ी चीज देखने की कोशिश करेंगे, उससे लार्जर चीज देखने की कोशिश करेंगे। क्लियर है ये वाली बात? तो इसी तरह अब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा, ये भी सेम आएगा, बस बाहर माइनस साइन रह जाएगा, है ना। तो बाहर अब आपके पास यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस साइन रह जाएगा, तो इधर -3 आएगा, आपके पास -1 आएगा, 1 आएगा, लेकिन इस बार आप क्या देखेंगे, -3 से छोटा देखने की कोशिश करेंगे, तो इसमें ये कुछ भी नहीं आएगा। तो आपके पास -1 1 ये दो ही आएंगे, एक लोकल मिनिमा एक लोकल मैक्सिमा, इनको ऐड करने पे आंसर क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। तो ये क्लास 12th का अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का बहुत कम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चन मेमोरी बेस में मिल पाते हैं,
आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के मेमोरी बेस में कम होते हैं। तो आई होप 25 जून शिफ्ट 2 का पेपर आपको अच्छा लगा होगा, आपने कुछ गेन किया होगा इससे। तो कमेंट्स में आपको जो सजेशन है आप लिख सकते हैं। कंटेंट को प्लीज शेयर करें अगर और भी एस्पिरेंट्स आपके फ्रेंड्स हैं तो, और लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आया है, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, इसी तरह से चैनल ग्रो करेगा। और मैं ट्राई करता रहूंगा कि डेली कुछ ना कुछ अच्छा कंटेंट जिससे आपको कुछ सीखने को मिल सके वो आप तक पहुंचता रहे। तो जल्दी मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, और 28 जून को जिनका भी शिफ्ट का पेपर है उनको ऑल द बेस्ट। थैंक यू।